4 जनवरी 2024 को दो अनुभवी डाइवर्स क्रिस्टोफर गॉडेट और फ्रेडरिक पोचे एक सामान्य रात की डाइविंग के लिए तैयार हो रहे थे, जो जल्दी ही एक भयावह दुःस्वप्न में बदल जाएगी। एक ऐसा हादसा जो आसानी से टल सकता था। वे बेल्जियम के प्रसिद्ध डाइविंग स्थान प्लेट टैले रिजर्वॉयर में एक तकनीकी रात डाइव के लिए जा रहे थे। यह रिजर्वॉयर, जो एक विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के तहत स्थित है, बेल्जियम के सबसे लोकप्रिय डाइविंग स्थलों में से एक है। इसके साथ ही यह जगह 5 मानव निर्मित झीलों का हिस्सा है, जो वॉलोनिया क्षेत्र में स्थित हैं, और इन झीलों को जोड़ने वाला प्लेट टैले डैम 790 मीटर लंबा है। इस डैम और रिजर्वॉयर के निर्माण से इन झीलों को जोड़ा गया, जो 27वीं दशक में बनाए गए थे। इन झीलों का पानी पास की नदी ओदेर से लिया गया था। ये एक अत्यंत प्रभावशाली परियोजना थी, जिसके लिए 5 डैम बनाए गए थे ताकि नदी और झीलों को जोड़कर यह पूरा सिस्टम तैयार किया जा सके। ये वही स्थान था जहां ये दोनों पुरुष डाइव करने जा रहे थे, और यहीं उनकी जिंदगी का मोड़ आया। इस विशाल रिजर्वॉयर का आकार लगभग 351 हेक्टेयर है, जिससे यहाँ कई प्रकार की जल क्रीड़ाएं की जाती है, जैसे वाटर स्कीइंग, नौकायन, स्नोर्कलिंग और डाइविंग। रिजर्वॉयर के आसपास कई डाइविंग स्कूल और एक डाइव सेंटर स्थित था, जो इस स्थान के आसपास होने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था। हालांकि क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक वहां किसी को सिखाने के लिए नहीं, बल्कि वहां के सामान्य पर्यटक डाइव से बाहर जाकर कुछ अन्वेषण करने के लिए गए थे। इस स्थान पर विभिन्न गहरे पानी में डूबे हुए चीजें जैसे हेलीकॉप्टर और बसें रखी हुई थीं, जो आम डाइविंग अनुभव के लिए आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन इन दो विशेषज्ञ डाइवर्स का उद्देश्य इस स्थान से परे जाकर कुछ नया अनुभव करना था। इसके बावजूद हजारों जलयात्री, डाइवर्स और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साथ पास के प्लेट टैले डैम के खतरों को देखते हुए डाइविंग क्लब ने 2 प्रमुख सुरक्षा क्षेत्र निर्धारित किए थे। जोन ए और जोन बी दोनों का डाइविंग दायरा 150 मीटर था। इन क्षेत्रों के बाहर जाने को गैर निगोशिएबल माना जाता था, क्योंकि नजदीकी डैम पूरे दिन चालू रहता था, कभी कभी बिजली की खपत के अनुसार बिना किसी चेतावनी के। डैम में 4 टरबाइनों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक टरबाइन में 400 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम जल प्रवाह क्षमता थी। यहाँ पर कोई भी यह नहीं जान सकता था कि कब डैम एक खतरे में बदल सकता है, इसलिए डाइविंग क्लब ने इस बात को और भी स्पष्ट किया कि डाइवर्स को 20 मीटर से अधिक गहराई में नहीं डुबकी लगानी चाहिए। इस गहराई पर आकर एक डाइवर इन शक्तिशाली टरबाइनों की आवाज सुन सकता था, लेकिन वह एक सुरक्षित दूरी पर होता था। हालांकि डाइविंग सेंटर ने सुरक्षा के कड़े क्षेत्र निर्धारित किए थे, लेकिन डैम के इनटेक टनल्स में सुरक्षा ग्रिड्स नहीं लगाए गए थे। कई साल पहले डैम ऑपरेटरों ने इन्हें हटाया था, क्योंकि ये हर 2 से 3 महीने में बदलने पड़ते थे, और लगातार पानी के दबाव और टरबाइन के कंपन के कारण इनकी हालत जल्दी खराब हो जाती थी। इस वजह से रख रखाव करना लगभग असंभव हो गया था। दोनों डाइवर्स को बहुत अनुभवी माना जाता था। क्रिस्टोफर, जो कि लीग से एक सिंगल बैंकर था, एक स्थानीय डाइविंग क्लब का सदस्य था। दोनों डाइवर्स के पास PADI प्रमाण पत्र था, जिसमें ओपन वाटर और एनहांस्ड एयर कोर्स शामिल थे। ये अनुभव और उनके प्रमाण पत्र ही थे जिन्होंने उस रात के फैसले को और भी असामान्य बना दिया। दोनों डाइवर्स ने अपनी रात की डाइव 5 बजे के आसपास शुरू की थी। स्थानीय नौकायन और डाइविंग स्कूल अब बंद हो चुके थे, और बाकी सभी लोग अपनी चीजें पैक करने और दिन के अंत में घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक दोनों ने अपने बंद सर्किट डाइविंग उपकरण और रीब्रीथर्स को तैयार किया हुआ था। इसके विपरीत ओपन सर्किट डाइविंग उपकरण पारंपरिक श्वसन नियामक का उपयोग करते हैं, जो एक टैंक में संग्रहित हवा प्रदान करता है, जिसे डाइवर पहनते हैं। जब आप एक स्कूबा डाइवर के बारे में सोचते हैं, तो आप शायद किसी को ओपन सर्किट उपकरण के साथ ही कल्पना करते हैं। इस सेटअप में प्रत्येक श्वास उनके फेफड़ों में जाती है, और जैसे ही वे सांस छोड़ते हैं, नियामक सीधे गैस को पानी में छोड़ देता है। हालांकि ओपन सर्किट डाइविंग का एक प्रमुख समस्या यह है कि यह गैस का बहुत अधिक अपव्यय करता है। तो यदि एक अनुभवी डाइवर गैस के उपयोग पर अधिक नियंत्रण चाहता है, तो वह इसके बजाय बंद सर्किट श्वसन नियामक का उपयोग करता है। बंद सर्किट प्रणालियां छोड़ी गई गैस को एक CO स्क्रबर के माध्यम से पुनः चक्रित करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देती है, जिससे डाइवर शेष ऑक्सीजन को फिर से सांस में ले सकता है। फिर ताजगी बनाए रखने के लिए स्वचालित रूप से एक टैंक से ताजगी ऑक्सीजन जोड़ा जाता है।
हालांकि इनका उपयोग करना थोड़ा कठिन होता है। ये गैस की दक्षता को अधिकतम करते हैं और डाइव के समय को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इन नियामकों का उपयोग करने का उनका निर्णय यह संकेत देता था कि वे जितना हो सके उतना गहरे और लंबे समय तक डाइव करने की योजना बना रहे थे, यानी कि 20 मीटर की सुरक्षा सीमा को तोड़ने का उनका इरादा था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि दोनों पुरुष अपने साथ डाइविंग प्रोपल्शन वाहन, जो अक्सर अंडर वाटर स्कूटर के रूप में जाने जाते हैं, लेकर आए थे। डाइवर को बस 2 हैंडल्स को पकड़ना होता है और ये उपकरण पीछे से पानी को बाहर फेंकते हुए दोनों को और जो भी उसे पकड़े हुए होता है उसे आगे की ओर धकेलता है। स्कूटर्स के उपयोग ने और साथ ही बंद सर्किट डाइविंग उपकरण के उपयोग के निर्णय ने यह साफ कर दिया कि यह दोनों पुरुष केवल सुरक्षा सीमा से गहरे डाइव करने की योजना नहीं बना रहे थे, बल्कि वे नजदीकी डैम की अन्वेषण करने की योजना बना रहे थे। ये एक ऐसा निर्णय था जो न केवल अवैध था बल्कि अत्यधिक खतरनाक भी था। अधिकांश अनुभवी डाइवर्स जो जलाशयों के पास डैम्स का अन्वेषण करते हैं, वे डेल्टा पी या डिफरेंशियल प्रेशर के खतरों से अच्छी तरह परिचित होते हैं। ये वह खिंचाव है जो तब उत्पन्न होता है जब बड़ी मात्रा में पानी एक छोटे से उद्घाटन के माध्यम से बहता है, जिससे पानी उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर बहता है। ये एक बल है जिसे कोई भी स्विमर सहन नहीं कर सकता और कोई भी अंडरवाटर स्कूटर इससे बच नहीं सकता। जब दोनों पुरुष रिजर्वॉयर की गहराई में डाइव कर रहे थे तो परिवारों के पैकिंग करने और डाइवर्स के घर जाने की आवाज धीरे धीरे समाप्त हो गई। 20 मीटर की गहराई पर वे सतह से कुछ भी नहीं सुन सकते थे और उनके चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया। इस बिंदु पर अधिकांश डाइवर्स वापस लौटने का निर्णय लेते, लेकिन क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी डाइव को 30 मीटर, फिर 35 मीटर और आखिरकार 40 मीटर तक जारी रखा। इस गहराई पर वे अब भी अपने सामने देख सकते थे प्लेट टैले डैम का इनटेक टनल। हालांकि अब वायुमंडलीय दबाव सतह के दबाव से लगभग 4 गुना अधिक हो चुका था। इस समय डैम बंद था, इसलिए 2 डाइवर्स को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तभी एक हल्की सी गूंज ने पानी में कंपन करना शुरू किया जब डैम फिर से चालू हो गया। दोनों डाइवर्स को कोई चेतावनी नहीं मिली और अचानक 3 में से 4 रिवर्सिबल पंप टरबाइन्स चालू हो गए। 106 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की संयुक्त फ्लो रेट के साथ एक अद्वितीय बल ने दोनों पुरुषों को तुरंत डैम की ओर खींच लिया। उनके पास प्रतिक्रिया देने या निरंतर धारा का विरोध करने का कोई समय नहीं था, क्योंकि वे 4.5 मीटर चौड़े टनल में खींचे गए, जो विशाल घूमते हुए पंखों वाली टरबाइनों की ओर ले जा रहा था। कुछ ही सेकंडों में वे 50 मीटर की गहराई से 70 मीटर तक खींचे गए। इस प्रचंड बल के खिलाफ पूरी तरह से असहाय थे। फ्रेडरिक के बेटे ने जब अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश की और सफल नहीं हुआ तो वह प्लेट टैले रिजर्वॉयर पहुंचा। शुक्रवार सुबह उसने पाया कि उनका एक कार अभी भी डैम के पास खड़ी थी और उसे महसूस हुआ कि कुछ गंभीर रूप से गलत था। उसने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया और स्थिति को समझाया। बिना समय गंवाए बेल्जियम सिविल प्रोटेक्शन टीम और डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन यूनिट को सक्रिय किया गया। साथ ही 10 पेशेवर डाइवर्स और सोनार उपकरणों को रिजर्वॉयर की खोज के लिए भेजा गया। पहली खोज और बचाव प्रयास के दौरान खोजी टीम ने डाइवर्स का उपकरण क्षतिग्रस्त हालत में पाया, जिसमें उनके बंद सर्किट रीब्रीथिंग सिस्टम, अंडरवाटर स्कूटर और डाइविंग वेस्ट शामिल थे। यह पुष्टि नहीं हो सकी कि जो उपकरण मिला था वह डाइवर्स का ही था, इसलिए उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। पास के डाइव सेंटर के प्रबंधक बेनोइट मिशेल ने समझाया कि उस दिन टरबाइन्स चालू थे, जिससे कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि क्या हो सकता था। फिर भी फ्रेडरिक का बेटा आशावादी रहा, क्योंकि उसे दोनों डाइवर्स की तैराकी की क्षमताओं पर पूरा विश्वास था। औसत ओलंपिक स्विमर बिना किसी उपकरण के 2.36 मीटर प्रति सेकंड की गति से तैर सकता है। टरबाइन्स के खिंचाव से दोनों पुरुषों को 10 से 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से खींचा गया होगा। यहाँ तक कि अगर उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी होता तो उनके स्कूटर अधिकतम 2.8 मीटर प्रति सेकंड की गति से अधिक नहीं जा सकते थे और वे इस प्रचंड खिंचाव से नहीं बच सकते थे। धरती पर कोई भी जानवर, इंसान तो दूर, उस दबाव से बचने के लिए सक्षम नहीं हो सकता था। अगर ग्रेट्स लगाए गए होते तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रचंड खिंचाव उन्हें ग्रेट्स के खिलाफ दबाकर पकड़ लेता, जिससे किसी भी तरह की भागने की संभावना खत्म हो जाती और डूबने की घटना अनिवार्य हो जाती।
समय बीतने के साथ फ्रेडरिक और क्रिस्टोफर के परिवार और दोस्तों की उम्मीदें बनी रही। दुर्भाग्य से खोज और बचाव टीम ने उस दिन रिजर्वॉयर में गॉडेट और पोचेट के बारे में कोई और संकेत नहीं पाए। स्थानीय मौसम स्थितियां एक कारक बनी और भारी बारिश के कारण खोज के दौरान दृश्यता में कमी आई। लगभग 10 बजे गायब डाइवर्स को ढूंढने के लिए खोजी टीम ने हेलीकॉप्टरों को तैनात किया, जिनमें थर्मल कैमरे लगे हुए थे। 12:30 तक, अब 46 घंटे से ज्यादा समय हो चुका था जब दोनों पुरुष झील में डूबे थे। डैम के नीचे की ओर शरीर के हिस्से मिले। एक दूसरे स्विप के दौरान डाइवर्स ने 1 किलोमीटर दूर किनारे पर और भी मानव अवशेष पाए। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाद में पुष्टि की गई कि जो शरीर के हिस्से झील और पास के किनारे पर पाए गए थे, वे दोनों क्रिस्टोफर गॉडेट और फ्रेडरिक पोचेट के थे। आज तक कई लोग यह अनुमान लगाते हैं कि क्या इन दोनों डाइवर्स का इरादा डैम के पास जाने का था या यह एक वास्तविक गलती थी जिसे आसानी से टाला जा सकता था। फिर भी यह एक त्रासदी है जिसे हमेशा प्लेट टैले डैम आपदा के रूप में याद किया जाएगा।